जोधपुर रेपकांड मामला, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद नहीं है। राज्य भर में दुष्कर्म का दुष्चक्र चलना समाज पर संकट है, यह कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। इन हैवानों का इलाज अब हमें ही करना होगा। कांग्रेस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। जोधपुर में सामने आया प्रकरण वर्तमान परिस्थितियों में बहन बेटियों के लिए बढ़ते खतरे का एक और सबूत है। वहीं शेखावत ने दूसरा ट्वीट कर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य भर में दुष्कर्म का दुष्चक्र चलना समाज पर संकट है और कहीं न कहीं इसका कारण गहलोत सरकार के बेरोजगारी का असर और मर्दानगी जैसे बयान हैं, जिससे बुरी नजर वालों को बढ़ावा मिल रहा है। दुष्कर्मियों को लगता है कि सरकार उनके समर्थन में है। जोधपुर में ये क्या हो रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि सूर्य नगरी एक बार फिर शर्मसार हुई है। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोधपुर में महिला से दरिंदगी। मदद के नाम पर महिला से रेप। महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार। शर्मसार हुई सूर्य नगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया, 1 बार नहीं 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपने ननंद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि मुझे किसी स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया और
उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। हवस का शिकार बनी महिला ननद के हत्या मामले में बालिका सुधार गृह में सजा काट रही थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां से भागी थी और दरिंदों का शिकार हो गई। अब सवाल है, वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास होगा कैसे? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। बालिका सुधार गृह से अपने 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची से मिलने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर निकली युवती के साथ जोधपुर के मंडोर थाना परिसर में बने पुलिस क्वार्टर में एएसआई के रिश्तेदार ने रेप जैसे अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। वहीं राजनीतिक दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जोधपुर में हुई घटना के बाद राजनीतिक दलों के बयान आने शुरू हो गए हैं। जोधपुर रेप कांड पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। राजस्थान में पुलिस भी अब यातना का और बलात्कार का केंद्र बनते जा रही है। पुलिस के माथे पर कलंक तब लगा जब मंडोर के अंदर बालिका गृह से ममता के कांड से फरार हुई एक युवती के पुलिस क्वार्टर के में एक बार नहीं 2-2 बार बलात्कार किया जाता है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। कभी पुलिस के थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है, बलात्कार होते हैं। ये पहली घटना नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले 6 महीनों में ये दूसरी तीसरी घटना है जहां इस प्रकार एक अबला के साथ पुलिस के थाने के क्वार्टर में बलात्कार किया गया। मैं समझता हूं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे सबके ऊपर कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्नवाची चिन्ह है। पिछले 3.5 सालों में पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बलात्कार, हत्या, डकैती, चोरी और इस तरह की महिला का उत्पीड़न एक के बाद एक मामला आ रहे हैं। सरकार इसको नियंत्रण करने में विफल रही है और इस तरह मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में मंडोर थाने के पास नारी निकेतन में से युवती के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हुई है। ये हमारी कानून व्यवस्था पे प्रश्नवाची चिन्ह है। एक बालिका सुधार गृह के अंदर बच्ची निकल के बाहर अपने घर की ओर जाती है और रास्ते के अंदर 2 बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात होती है और वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति पुलिस महकमे का रिश्तेदार, मतलब कानून का डर उसके मन मस्तिष्क में नहीं है कि मैं जो अपराध करने के लिए जा रहा हूं उस अपराध की कोई सजा भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर रोक पाना भी मुश्किल हो पाएगा। इसलिए कानून का डर पैदा हो, पुलिस का डर पैदा हो और अपराधी के मन मस्तिष्क के अंदर अपराध को कारित करने से पहले भी 4 बार वो सोचे। इसलिए अविलंब कार्रवाई हो, मुलजिम गिरफ्तार हो।
वो बालिका सुधार गृह से रात को लापता होती है और मंडोर पुलिस थाना के परिसर में ही उसका बलात्कार होता है और थोड़ी देर बाद में उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जाता है। वही बच्ची रेलवे स्टेशन से वापस उस बच्ची को कायलाना रोड पे सुनसान जगह पे ले जाके उसके साथ और बलात्कार होता है। कहने का मतलब 4 घंटे के अंदर एक बालिका का 2 बार बलात्कार होना जोधपुर जैसे शहर के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, राजस्थान में बढ़ती हुई अपराध और बलात्कार की लगातार घटनाओं की हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं और सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। सरकार को कोई सरोकार नहीं है कि पब्लिक के साथ क्या घटनाएं हो रही है। अपराधी बेखौफ जो है अपने मनसूबों को अंजाम देते जा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि राजस्थान प्रशासन जो है इस ओर ध्यान देवे और इन अपराधियों पर जो है नकेल कसे। हनुमानगढ़ में पुलिस पर हमला, आरोपी ने पुलिस की जीप को टक्कर मारी। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम और पथराव भी किया। एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई। तो ये खबर हनुमानगढ़ से मिल रही है, जहां पर एक पुलिस टीम पर हमला किया गया, पत्थर भी फेंके गए और एक पुलिसकर्मी को इसमें चोट भी आई है। हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया। आरोपी ने पुलिस की जीप को पहले टक्कर मारी, उसके बाद पथराव किया गया। पुलिसकर्मी को चोटें भी आई है। हनुमानगढ़ का ये मामला। हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर एक पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया। जो आरोपी शख्स है उसने पहले पुलिस की जीप को टक्कर मारी। बताया ये जा रहा है कि इसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने न केवल पुलिस की जीप को टक्कर मारी, पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया। राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, क्या था ये पूरा मामला? किस आरोपी को पकड़ने के लिए ये पुलिस की टीम गई थी? क्या वहां पर जब पुलिस पर हमला किया गया तो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता नहीं बुलाया गया? बिरानी एसएचओ है, उनका ये कहना है कि वो रूटीन गश्त पर निकले हुए थे और उन्हें कोई सूचना मिली कि उन्हीं के थाना क्षेत्र का एक कोई पुराना मुलजिम है किसी मामले में वांछित संदीप, वो अपने गांव आया हुआ। मुखबिर से ऐसी सूचना मिली थी जिस पर पुलिस वहां पहुंची थी और वहां पर जाने के बाद जो एसएचओ है उनका ये कहना है कि अचानक संदीप जो मुलजिम है उसको पता लगा, उसने भागने की कोशिश की और एएसआई जो का शौक है उन पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, फिर गाड़ी बैक करके पुलिस जीप में टक्कर मारी और उसके बाद इनके परिजन जो है उन्होंने भी पत्थरबाजी की पुलिस पर और मुलजिम मौके से फरार हो गया। अतिरिक्त जाब्ते की बात यह कि उसका ये कहना है एसएचओ का कि वो रूटीन गश्त पर निकले हुए थे, अचानक सूचना मिली इसलिए जाब्ता नहीं बुलाया जा सका। हालांकि जो छानी बड़ी पुलिस चौकी है वहां से एक सिपाही को जरूर बुलाने की बात उन्होंने कही है। जी आप राजू, अब क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आरोपी पकड़ा गया? ये पुलिस का भी कहना है कि आरोपी तो अभी नहीं पकड़ा गया और जो एएसआई है उसके मामूली अंगूठे पर चोट है, कोई गंभीर चोट भी नहीं है और आरोपी जो है उसको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जो उसकी आरोपी की मां और बहन है उसको भी नामजद किया गया पत्थरबाजी में, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वर्क के दौरान व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। साथ ही संवेदनशील काम करते वक्त अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधान रहने की, ताकि हसीन जाल में फंस देश की गोपनीय सूचना देश के दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोदी का नाम, कमल निशान। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और कमल का निशान
ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और हमारी कोशिश है 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और हम सब लोग मिलकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। हम साथ साथ हैं। 3 हुए तो 13 भी दिखाई देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भले ही खत्म हो गई है, मगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सवाल जस के तस बने हुए हैं। मरुधरा में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बहाने प्रदेश के दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। 3 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुलाबचंद कटारिया, पूनिया और वसुंधरा राजे के जरिए प्रदेश की जनता को ऑल इज वेल के संदेश देते दिखे और दावा भी किया कि कांग्रेस सरकार की खामियों के दम पर 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। कांग्रेस की सरकार वाले 2 राज्यों में राजस्थान सबसे अहम है और इसकी अहमियत बीजेपी को पता है। तभी तो जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजस्थान के नेताओं को बड़े मकसद के साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी थी। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर। और अब बात हनी के जाल में फंसे आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सेना के जवान प्रदीप कुमार की। जयपुर में जासूस प्रदीप कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दरअसल प्रदीप को पाकिस्तान के आईएसआई महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था और उससे सेना के कई खुफिया दस्तावेज हासिल किए। दरअसल हुस्न का जाल फैलाकर उस पाकिस्तानी एजेंट ने पहले सेना के जवान से फोन पर दोस्ती गांठी। बात वीडियो कॉल तक पहुंची, शादी का झांसा दिया गया और आखिरकार सेना का जवान प्रदीप कुमार उसके हसीन जाल में फंसता चला गया। पाकिस्तान की विषकन्या से सावधान, हुस्न का फरेब, जासूसी का नापाक जाल। इस जाल में जो भी फंसा वो काम से गया। पाकिस्तान की हनी ट्रैप वाली साजिश। इस हसीन सूरत पर भला कौन फिदा ना हो जाए, इन नशीली आंखों पर कौन ना मर मिटे। ऐसा हसीन जाल जिसमें कोई एक बार फंसा तो समझो वो काम से गया। जी हाँ, पाकिस्तान की हनी ट्रैप वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन दिनों ऑनलाइन हुस्न का बाजार सजाया हुआ है। जासूसी का एक ऐसा जाल जिसमें भारतीय सेना के जवानों को फंसाया जाता है, एक बार भरोसे में लिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है हनी ट्रैप का असली खेल। पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा सेना का जवान। प्यार भरी बातों में आकर शेयर किए सेना के डॉक्यूमेंट। हनी ट्रैप की भनक लगते ही सेना के जवान प्रदीप कुमार को रडार पे रखा गया। राजस्थान इंटेलिजेंस की पुष्टि के बाद 18 मई को जोधपुर से पकड़ा गया। जयपुर में जवान से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई। जवान ने कबूला कि आर्मी ऑफिस में जाकर महिला को कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता था। पूछताछ में सामने आया कि 24 वर्षीय प्रदीप कुमार मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। 3 साल पहले प्रदीप कुमार सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद गनर के रूप में उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई। 7 महीने पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान महिला का फोन आया। महिला का लगातार फोन आने पर प्रदीप की उसके साथ दोस्ती हो गई। अनजान महिला के कॉल में प्रदीप लगातार फंसता चला गया। पाक एजेंट जैसे जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करने का कहती,
वो करता रहता था। इस पाकिस्तानी महिला एजेंट ने प्रदीप को शादी करने का झांसा भी दिया। दोनों के बीच कई बार वीडियो कॉल पर भी बात होती थी। साथ ही उसने दिल्ली में भी मिलने का वादा किया था। ऐसे में प्रदीप कुमार पूरी तरह से हनी ट्रैप में फंस चुका था। प्रदीप हुस्न की जाल में ऐसा उलझा कि वो पाकिस्तान महिला एजेंट के इशारों पर नाचने लगा। पाकिस्तानी एजेंट जैसा चाहती वो वैसा करता। अब जरा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर हनी ट्रैप होता क्या है। जासूसी का एक तरीका है। खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए होता है इस्तेमाल। खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। वीडियो या तस्वीर के जरिए किया जाता है ब्लैकमेल। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई सेना का जवान हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। इससे पहले हनी ट्रैप की कहानी सामने आ चुकी है। हनी ट्रैप की आशंका को देखते हुए सेना पिछले कुछ सालों से लगातार अपने कर्मियों को खास तरह के निर्देश देते आई है। उनसे ऑफिशियल वर्क के दौरान व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। साथ ही संवेदनशील काम करते वक्त अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधान रहने की, ताकि हसीन जाल में फंस देश की गोपनीय सूचना देश के दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।